तो आज हम समुच्चय पर आधारित थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है समुच्चयों पर लगने वाली संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट। तो ऑपरेशंस क्या होते हैं? जिस प्रकार संख्याओं पर जोड़, बाकी, गुणा या भाग, स्क्वायर तो ऐसे फंक्शन होता है, जोड़, बाकी, गुणा या भाग, इस प्रकार की संक्रियाएं लगती हैं। तो उसी प्रकार सेट पर भी अलग अलग प्रकार की संक्रियाएं लगती है। ठीक है, उन संक्रियाओं के बारे में हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली लिखते हैं यूनियन, या इसको हिंदी में कहते हैं संघ, यानी समुच्चयों का यूनियन या समुच्चयों का संघ। क्या होता है? पहले एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए एक सेट है, ये एग्जांपल ले रहा हूं। एक सेट मान लीजिए ए है जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी, और एक सेट मान लीजिए बी है जिसके एलिमेंट हो गए सी डी ई। तो ये दो एलिमेंट्स हो गए, ये दो समुच्चय हो गए। अब इन समुच्चयों का हम यूनियन निकालेंगे, और यूनियन भी जो होगा वो एक समुच्चय के रूप में ही होगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी अगर हम निकालें, ये जो यूनियन यू जो लगा दिया मैंने, जैसे जोड़ का निशान लगाते थे ना संख्याओं में, जोड़, गुणा या भाग का निशान लगाते थे, ऐसे हम यूनियन कर रहे हैं। दो संख्याओं का जोड़ करते, दोनों संख्याएं लिखते थे, उनके बीच में जोड़ का निशान लगाते थे। ठीक है, ऐसे ही ए और बी को यूनियन कर रहे हैं, तो ए यूनियन बी इस प्रकार लिखते हैं। कैपिटल यू जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको ताकि और क्लियर समझ में आता है ये क्या है। तो अब देखिए होता क्या है, ऐसा इनका रिजल्ट क्या आएगा। तो मैंने बताया ये एक समुच्चय है, ये एक समुच्चय है, और इनका जो यूनियन करते हैं वो भी एक समुच्चय के रूप में ही आता है। तो ये एक समुच्चय बनेगा। अब इस समुच्चय में क्या आएगा? तो देखिए, इस समुच्चय में वो सारे अवयव आएंगे जो ए या बी दोनों में, ए में या फिर बी में हो। दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं हो, तो हो ही गए। पर अगर ए में मिल जाए हमको कोई भी एलिमेंट, वो भी इसके अंदर आएगा, भले वो बी में ना हो। ठीक है, बी में कोई एलिमेंट ऐसा हो जो ए में नहीं हो, वो भी आएगा। यानी ए और बी में जो भी अवयव सारे इसके अंदर आएंगे। इसमें हमको ये कंपलसरी नहीं कि दोनों के अंदर वो अवयव होना चाहिए। या लगा दिया मैंने, या तो ए में हो या फिर बी में हो। तो देखिए, जब ए के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ए कैपिटल है, यानी समुच्चय ए में ए एलिमेंट है, बी में नहीं है, कोई बात नहीं, ए में तो है, तो यहां पर वो आएगा। बी की बात करें, बी यहां पर है, यहां नहीं है, कोई बात नहीं, वो भी आएगा। सी यहां पर भी है, यहां पर भी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, सी भी आएगा। और डी भी आएगा, यहां मिल गया हमको, और ई भी आएगा। तो इसके अंदर वो एलिमेंट आ गए। और अगर दोनों में एलिमेंट तो रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि समुच्चय में मैंने आपको बता दिया था, समुच्चय में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, जैसे सी यहाँ पे आ रहा है, सी यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर दो बार सी नहीं आएगा, वो सी एक ही बार आएगा, एलिमेंट आ गया सी। ठीक है, तो क्या मतलब निकला कि यूनियन क्या होता है? अपने आप में दो समुच्चयों का अगर संघ किया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है? वो एलिमेंट्स आते हैं उसके अंदर जो या तो ए में हो या फिर बी में हो। ठीक है, इसको मैथमेटिकल रूप से किस प्रकार लिखते हैं? ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट, मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिख रहा हूं। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, हिंदी में लिखते हैं या। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, हिंदी में भी बना सकते हैं इसको, यहाँ पर या लिख देना आप। ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यही अंतर अभी आगे आएगा हमारे लिए। ए यूनियन बी किस प्रकार होता है? एक्स हमने तरीका पढ़ ही लिया था, सेट बिल्डर फॉर्म में किस प्रकार लिखते हैं, सारे एलिमेंट्स नहीं लिखते। हमने एक्स को एक एलिमेंट मान लिया जो रिप्रेजेंट करेगा सभी एलिमेंट्स को। तो एक्स इस प्रकार है कि एक्स या तो ए का एलिमेंट है या बी का एलिमेंट है। बीच में लगा दिया या, ये इंपॉर्टेंट बात है, बीच में या लगाया। या का कंडीशन, या का मतलब हो गया आपके पास ऑप्शन है,
जरूरी नहीं है कि वो ए और बी दोनों में होना चाहिए, या ए में हो या बी में हो, ठीक है। जैसे आपके और वाले क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, अथवा वाले क्वेश्चन आते हैं, उसका क्या मतलब होता है, मान उसका मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है वो दोनों क्वेश्चन करने हो, या पहला कर लो या दूसरा कर लो, ठीक है। तो इसी प्रकार से या शब्द यहाँ पर लगा दिया। अब इसका वेन डायग्राम, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेन डायग्राम का मतलब हो गया आप इसको चित्रात्मक रूप से किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। तो देखिए ये ए है आपका, ये पूरा गोला ए है मान लीजिए, और ये बी मैंने इस प्रकार दिखा दिया, मैंने इसमें कुछ ऑप्शन छोड़ दिया, ये हो सकता है कुछ पार्ट ऐसा हो जो ए में भी हो बी में भी हो, इसमें था ना सी यहाँ भी था, सी यहाँ भी था, तो यहाँ सी लिख सकते हैं वैसे एलिमेंट के रूप में। तो ए पूरा सेट हो गया, ये एक सेट है अपने आप में ए, ये इसका पूरा एरिया है, और ये बी का एरिया है, कुछ को एरिया में कॉमन भी दिखा दिया कि हो सकता है कुछ ऐसे एलिमेंट जो कॉमन हो, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या है, ये पूरा पोर्शन कंप्लीट, ये कंप्लीट पोर्शन जो है वो ए यूनियन बी है। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम में हमने दिखा दिया, चित्रात्मक रूप से हमने समझा दिया कि ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी पूरा कवर कर लिया, कॉमन पार्ट भी आ गया इसके अंदर एक ही बार में, ए का जितना भी हिस्सा है जो कॉमन नहीं है वो भी आ गया, बी का जो हिस्सा जो कॉमन नहीं है वो भी आ गया, और कॉमन पार्ट भी आ गया। तो इस प्रकार इसको लिखते हैं, ये हो गया दो समुच्चयों का संघ, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट बात, ये होता है इंटरसेक्शन, हिंदी में कहते हैं सर्वनिष्ठ। तो सर्वनिष्ठ कुछ कुछ उभयनिष्ठ की तरह ही हो गया, और है भी असलियत में वही कॉमन। अब देखिए इसमें ध्यान से, इसी एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल दोबारा नहीं लिख रहा मैं, इसी एग्जाम्पल के लिए ए इंटरसेक्शन भी निकाल रहा हूं। हाँ देखिए, इस यू को उल्टा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यूनियन का सिंबल इस प्रकार हुआ, इसको उल्टा कर दे तो इंटरसेक्शन का सिंबल हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या मतलब होता है, पहले इसकी मैं परिभाषा इस प्रकार लिखता हूं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसमें और इसमें क्या अंतर आ गया, ये अंतर आ गया। इसमें अंग्रेजी का और है, इसमें हिंदी का और है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप, या एक ही लैंग्वेज में चलना आप, ठीक है। ये और एंड वाला, ये और या वाला है, तो ध्यान दीजिएगा, तथा ही लिख लो आप, तो तथा, कंफ्यूजन खत्म। इसमें और इसमें अंतर समझिए आप, फिर आपको सर्वनिष्ठ और संघ यानी यूनियन और इंटरसेक्शन में अंतर समझ में आ जाएगा। इसमें इस लैंग्वेज में इस लैंग्वेज में अंतर देखिए, सिर्फ एक छोटा सा अंतर है, और वो अंतर क्या है, यहाँ लिखा हुआ है और, इंग्लिश में बोल रहा हूँ मैं ना, यहाँ लिखा हुआ है और, यहाँ लिखा हुआ है एंड। एंड का मीन्स होता है कि इसमें ये दोनों कंडीशंस नेसेसरी है। एंड का मतलब हो गया ये दोनों, देखिए एक तो कहा जाए कि रमेश या सुरेश आ जाना, तो या का मतलब हो गया एक कोई भी आ सकता है, पर अगर कहा जाए रमेश और सुरेश आ जाना, इसका मतलब दोनों को आना जरूरी हो गया। इसी प्रकार से x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी का मतलब हो गया जो एलिमेंट हम यहाँ x के रूप में मान रहे हैं वो a में होना चाहिए और b में होना चाहिए, और मीन्स वो a में भी होना चाहिए और b में भी होना चाहिए। यहां पर क्या था, या तो a में होना चाहिए या फिर b में होना चाहिए, ये अंतर हो गया। उस अंतर से हमारे इस सवाल के हिसाब से क्या अंतर है, देखिए a इंटरसेक्शन b का यहां मतलब निकला वो एलिमेंट जो a में भी हैं तथा b में भी हैं। तो देखिए अगर हम इस a की बात करें तो ये a में है परंतु b में नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। इस b की बात करें ये a में है लेकिन b में नहीं है, तो इसको भी नहीं लेंगे। c की बात करें c यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, x a का भी एलिमेंट है x b का भी एलिमेंट है, वो कौन सा हो गया c a का भी एलिमेंट है c b का भी एलिमेंट है, c आ गया। और c के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है, d यहाँ है तो यहाँ नहीं है, e यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है, केवल
सी ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है और माने तथा बी में भी है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है अपन को कि इसमें या तो ए में है या बी में है, इसमें ए में भी है और बी में भी है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये है इंटरसेक्शन और यूनियन में डिफरेंस। वेन डायग्राम क्या बताएगा इसका, ये ए है ये बी है, तो हम इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो ये वाला पार्ट होगा, क्योंकि ये पार्ट ए के अंदर भी आ रहा है और बी के अंदर भी आ रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी का एरिया। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों में अंतर देख लीजिए, इसके अंदर वो सारे पार्ट आ गए जो ए में भी है बी में भी है, दोनों में भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें केवल वो पार्ट आएंगे जो ए में भी होने चाहिए बी में भी होने चाहिए। तो ये है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब अगला, आगे बढ़ने से पहले यूनियन इंटरसेक्शन पर कुछ प्रॉपर्टीज है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, और उससे आपको और बेटर समझ में आ जाएगा यूनियन इंटरसेक्शन का मीनिंग। देखिए पहला, ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए, और इधर इंटरसेक्शन के हिसाब से तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। क्या कहने का अर्थ है इसका कि अगर एक जैसे दो सेट, या ये मान लीजिए एक ही सेट को अगर आपस में यूनियन किया जाए तो रिजल्ट वही आता है, और अगर इंटरसेक्शन किया जाए तो वही रिजल्ट वही आता है। और समझिए ध्यान से, मान लीजिए ए का वैल्यू है 1 2 3, ठीक है। तो ए यूनियन ए में वो एलिमेंट आएंगे जो ए के अंदर भी हैं या ए के अंदर भी हैं, तो वो तो सारे आ गए। और अगर हम बात करें कि ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर है और ए के अंदर है, तो वो भी सारे आ गए। क्योंकि अगर ए का कॉमन पार्ट क्या होगा, ये ए ही होगा पूरा, तो कॉमन भी ए है, और इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, ये तो पूरा ही आ जाएगा पार्ट, है ना। इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। यहां पर भी देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, क्योंकि जो एलिमेंट ए में है और बी में है, दोनों में है, अगर सॉरी ए में है या बी में है, वो बी में है या ए में है बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट को आप आगे पीछे लिखोगे तो उससे एलिमेंट्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसका रिजल्ट ए यूनियन बी का रिजल्ट वही आएगा जो बी यूनियन ए का आएगा। ऐसे ही इंटरसेक्शन वही है, कॉमन पार्ट चाहे आप ए को आगे लिखो बी को पीछे लिखो तो भी कॉमन पार्ट वही रहेगा, और अगर बी को आगे लिखोगे ए को पीछे लिखोगे तो भी कॉमन पार्ट वही रहेगा, उसका रिजल्ट भी यही आएगा। नेक्स्ट, इसको क्रम विनिमयता बोलते हैं, उसमें अप्लाई होती है। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, और इधर भी ये पार्ट अगर हम मान लें तो ये भी एप्लीकेबल है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये साहचर्यता का नियम है, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ए की वैल्यू है 1 2 3, बी की वैल्यू है 2 3 4, सी की वैल्यू है 4 5 एंड 6। तो पहले हम यूनियन पे ट्राई करते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है पहले हम इन दोनों का यूनियन निकाल रहे हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें इसका यूनियन निकालेंगे। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पहले हम सेकंड जो पीछे लिखे हुए उनको पहले संक्रिया करवा रहे हैं, बाद में आगे वाले से, तो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम अभी प्रूफ कर लेते हैं। पहले हम ए यूनियन बी निकालें इसके हिसाब से, पहले हम इसका यूनियन करेंगे, ये कर रहे हैं पहले, उसके बाद यूनियन सी कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी हमारा आएगा जो ए में भी हो या बी में भी हो, सॉरी ए में हो या बी में हो। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 4,
ये हो गया ए यूनियन बी। अब इसमें यूनियन सी करना है हमको। सी की वैल्यू क्या है 4 5 6। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम सेकंड इस पार्ट को करके देखते हैं। इसमें क्या करना है, ए को हम छोड़ देते हैं एज इट इज, और हम करते हैं यूनियन बी यूनियन सी का। बी ए रहा सी ए रहा, तो ऐसे पार्ट ऐसे एलिमेंट लेने जो ए में हो या बी में, सॉरी बी में हो या सी में हो। तो 2 3 4 5 6, और जब इसका रिजल्ट निकालेंगे हम तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये भी यही आया और ये भी यही आया है ना। तो हम साहचर्यता का ये पूर्णतः पालन करता है। इसका मतलब हम यदि तीन समुच्चयों को आपस में कोई संक्रिया करवा रहे हैं, यूनियन की या इंटरसेक्शन की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनमें से कौन सी दो को पहले हल कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा ही इंटरसेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। आप खुद को एग्जांपल पुट करके और या इसी एग्जांपल में आप इंटरसेक्शन की फॉर्मेशन को लगा के देख सकते हैं, आपके दोनों आंसर सेम आएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं और संक्रियाओं पे, सॉरी और प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज लेते हैं, और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है ए यूनियन यू इज इक्वल्स टू यू। जबकि यहां पर ये प्रॉपर्टी बन जाएगी ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल्स टू ए। इसको समझिएगा ध्यान से। यू हमने लास्ट लेक्चर में यू पे चर्चा हमने कर ली थी। यू है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट इन द रेफरेंस ऑफ कि हमें जो सेट दे रखा है उसके सारे एलिमेंट यूनिवर्सल में होते ही होते हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादा ही होते हैं। तो मान लीजिए एक बड़ा सेट लेते हैं यू के रूप में, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, और ए एक सेट हो गया जो है ए या सी डी ई। तो पहले हम कर रहे हैं यहाँ पे ए यूनियन यू। तो ए यूनियन यू का मतलब हुआ कि एलिमेंट जो ए में है या फिर यू में है, ठीक है, तो ये सारे ही एलिमेंट आएंगे उसमें, क्योंकि यू में तो है एलिमेंट सारे, और यू अपने आप में सार्वत्रिक है, तो उससे ज़्यादा एलिमेंट होंगे ही नहीं, क्योंकि उसके रेफरेंस में जो सारे सेट हमको दे रखे होंगे सब ज़्यादा एलिमेंट यू में होंगे। और चूंकि हम यूनियन जब करते हैं तो उसमें सारे सेट लिखते हैं, सॉरी सारे एलिमेंट लिखते हैं, तो एलिमेंट सारे लिखेंगे तो इसका मतलब यू के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और यू के एलिमेंट में ए के एलिमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल का मतलब ये होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके साथ दिए हुए समुच्चय के अंदर होंगे वो सारे एलिमेंट यू में होते ही होते हैं, तो अपने आप में यू बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कह ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू हो गया। ठीक, अगर हम इंटरसेक्शन करें यहाँ पे, तो इंटरसेक्शन क्या कहता है कि हमें वो एलिमेंट चाहिए जो कॉमन होने चाहिए, जो ए में भी हो और यू में भी। तो देखिए यू में तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, वो सारे ए में हो नहीं सकते, तो जो ए में होंगे वही एलिमेंट यू में तो होंगे ही होंगे, तो कॉमन तो आएंगे ही आएंगे। इसमें भी देख लीजिए सी डी ई, इसके अंदर मिलेगा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यूनिवर्सल का नियम ही होता है, यूनिवर्सल का मतलब ही होता है यूनिवर्सल के अंदर उसके साथ दिए हुए सेटों के अंदर जो सेट्स होते हैं उनके सारे एलिमेंट्स होते हैं, तभी भी यूनिवर्सल कहलाता है। अगर उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए हमको जो दिए गए सेटों में नहीं, सेटों के अंदर लेकिन यू में नहीं है, तो वो यूनिवर्सल सेट वैसे भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यू के अंदर ए के सारे एलिमेंट मिलेंगे, तो ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो यू के अंदर कॉमन मिल जाएंगे। उसके अतिरिक्त जो एलिमेंट है वो दोनों में कॉमन नहीं होंगे, तो कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है? इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं जो फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी हो, यानी इंटरसेक्शन के आगे जो सेट लिखा हुआ है उसके अंदर भी होना चाहिए, पीछे जो सेट लिखा हुआ है उसके अंदर भी होना चाहिए। तो ए के अंदर यू के अंदर ए के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, तो ए तो आएगा। उसके अलावा ए के अलावा यू में तो बहुत सारे एलिमेंट है जो कॉमन नहीं होंगे, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, ये अपने आप में ए बन के आ गया। देखिए ये तो यू बन गया और ये ए बन गया, तो इसीलिए डायरेक्ट आप इसको ध्यान रखेंगे कि
यूनिवर्सल के साथ ये जो भी है ये सारा इस प्रकार से है। लास्ट देख लेते हैं, ए यूनियन फाइव इज इक्वल्स टू ए, और इसका बनेगा ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल्स टू फाइव। तो ये भी बहुत क्लियर है। देखिए वही यूनिवर्सल का नियम, सॉरी फाइव का नियम देखिए। फाइव क्या होता है? रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय में कितने एलिमेंट होते हैं? कोई नहीं होता, ठीक है। तो यूनियन में हमें क्या कहा जाता है? यूनियन में हम वो सारे एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों के अंदर होने चाहिए। तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं, इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है कुछ फाइव के अंदर। तो अब जो बच गए ए के अंदर जो एलिमेंट है वही के वही आएंगे, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं जुड़ेगा, ठीक है। क्योंकि या तो इसमें से एलिमेंट लेते हैं या इसमें से लेते हैं, तो इसमें तो एलिमेंट है ही नहीं। अब जो एलिमेंट लेंगे वो ए में से लेंगे, तो जो सेट बनेगा वो ए बनेगा पूरा वापस, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कॉमन, तो कॉमन कैसे ले सकते हैं? फाइव के अंदर एलिमेंट कितने होते हैं? कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो कॉमन कैसे आएगा? एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो जो समुच्चय बनेगा, क्योंकि हमने बताया ना कि इंटरसेक्शन और यूनियन ये भी अपने में समुच्चय होते हैं, तो इसका रिजल्ट एक समुच्चय आएगा। पर समुच्चय में एलिमेंट कितने होंगे? उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि कॉमन नहीं आएगा कुछ भी। कॉमन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो एलिमेंट साथ में कॉमन लेने के लिए रख रहे हैं उसको, उसके अंदर जो सेट रख रहे हैं उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन भी नहीं आएगा। कॉमन नहीं आएगा तो समुच्चय कैसे बनेगा? खाली, तो रिक्त समुच्चय बनेगा। तो ये प्रॉपर्टीज है, देखिए दोबारा देख लीजिए, ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए होता है, और इंटरसेक्शन में भी ए आता है। क्रम विनिमयता का पालन करते हैं, इसका मतलब आगे पीछे सेट को रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। साहचर्यता का पालन करते हैं, इसका मतलब अगर ज्यादा सेट ले रहे हो, तीन सेट ले रहे हो, ज्यादा ले रहे हो, तो पहले किन दो सेट को आप हल कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर यूनियन किया जाए तो यूनिवर्सल सेट ही आता है। अगर इंटरसेक्शन किया जाए तो वही सेट आ जाता है जिसके साथ कर रहे हो आप। फाइव जो रिक्त समुच्चय है उसका यूनियन अगर किस सेट के साथ किया जाए तो वो सेट आ जाएगा, और अगर फाइव का इंटरसेक्शन किया जाए किस सेट के साथ तो फाइव आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो बेस है यूनियन एंड इंटरसेक्शन पे, तो आप इनको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो है थर्ड, वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स या अंतर, ठीक है। तो अंतर और इंटरसेक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो अंतर किस प्रकार दिखाते हैं? तो सबसे पहले से सिंपल, अगर मान लीजिए दो सेट है ए और बी, तो उनके बीच अंतर दिखाते हैं माइनस के साइन से, ठीक है। और इसका डेफिनेशन क्या होती है? अगर ए माइनस बी, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, तो वो x such that x belongs to A and x does not belongs to B, यानी वो एलिमेंट x जो है इस प्रकार से है एलिमेंट कि वो A के अंदर है और B के अंदर नहीं होना चाहिए, आवश्यक रूप से B के अंदर नहीं होना चाहिए। तो क्या इसमें पलटने पर अंतर आएगा? तो बिल्कुल इसमें अंतर आएगा, ठीक है। ये क्रम विनिमय नहीं है। बी माइनस ए अगर आप कर दो तो उसकी डेफिनेशन बदल जाती है, उसका आंसर भी बदल जाता है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और इसके आंसर बदल जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो पहले पार्ट लिखा हुआ है उसमें से पिछला पार्ट घटाना है, ऐसे मान लीजिए आप समझने के लिए। हालांकि घटाने की चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन आप समझने के लिए भी ये मान लीजिए। घटाने का मतलब ये कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे आएंगे, लेकिन अगर ए के अंदर भी कोई ऐसा एलिमेंट है जो बी के अंदर है, जो बी के अंदर है उसको हटा दिया जाएगा, चाहे वो ए के अंदर हो, परंतु अगर वो बी के अंदर भी है तो उसको हटा दिया जाएगा। अब जो बच जाएगा वो सेट कहलाएगा ए माइनस बी। और अगर उल्टा करना है, बी माइनस ए करना है, तो वही रेफरेंस रहेगा सेम, उसके अंदर बी के एलिमेंट होंगे, परंतु अगर कोई बी का एलिमेंट अगर ए के अंदर भी है तो उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। वेन डायग्राम समझते हैं इसको, नहीं बनाते हैं। ए माइनस बी का वेन डायग्राम समझिए, ये ए है और ये थोड़ा कॉमन एरिया बड़ा बना देते हैं, और ये बी है। ध्यान समझिएगा इस चीज को। ए माइनस बी क्या होगा समझना, ये पूरा ए माइनस बी, ए पहले तो x बिलोंग्स टू ए, ऐसे एलिमेंट लेने तो x के ए के अंदर होंगे, तो ये सब ए के अंदर है, लेकिन वो बी के अंदर नहीं होना चाहिए। देखिए ये एरिया जो दिख रहा है ये ए के अंदर तो है, लेकिन ये बी के अंदर भी है, तो इसको हटा दिया जाएगा। इस एरिया को काउंट नहीं करेंगे, बाकी पूरा एरिया काउंट होगा, तो ये एरिया कहलाएगा ए माइनस बी। ये ए का पार्ट था, उसमें से जो कॉमन पार्ट है उसको भी हटा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। इसका बनाए तो कोई अंतर नहीं है, ये बी हो गया, ये ए हो गया,
तो ये वाला पार्ट लिया जाएगा। या इसको ऐसे बनाता हूँ मैं ये, ताकि आपको इनमें अंतर समझ में आ जाए। यहाँ ए लिखता हूँ, यहाँ बी लिखता हूँ, और ए बी माइनस ए करें ना अगर, तो बी वाला एरिया आएगा। बी का मतलब हो गया, बी माइनस ए मतलब हो गया एक्स एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स तो बी में होना चाहिए, यानी इसके एलिमेंट्स लेने हमको बी के, लेकिन वो ए में नहीं होना चाहिए। जो ये बी में आ रहा है, ये कॉमन एरिया जो है, ये वाला एरिया बी में आ रहा है, लेकिन ये ए में भी आ रहा है, इसलिए इसको हटा दिया जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है ये है बी माइनस ए। इसका मतलब हो गया कि अगर मुझे ए माइनस बी निकालना है, तो जो मैंने पहले लिख दिया, ए लिख दिया पहले, ए में से मेरे को ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। ऐसा पार्ट हटाना पड़ेगा जो ए में है। बी में जो है उसको तो हमको लेना देना ही नहीं है ना। ए माइनस बी की बात कर रहे हैं, तो बी में क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ए में कुछ है और अगर वो भी बी के अंदर आ गया तो उसको हटा देंगे। तो क्या कहने का मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी में मुझे ए में से क्या कम करना है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो कुछ है, यानी कॉमन पार्ट में, इंटरसेक्शन कॉमन होता है, कॉमन पार्ट में जो कुछ है उसको हटा दिया जाए ए में से, तो ए माइनस बी आ जाएगा। और इसका उल्टा बना सकते हैं बी माइनस ए, तो ये एक तरीका हो गया। तो अब एग्जाम्पल से जो क्लियर हो जाएगा आपको, एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक ए है आपका, और बी हो गया 5 6 7 8 9। तो अब ए माइनस बी निकालते हैं। ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या कहती है, तो ऐसे एलिमेंट लेने जो ए में हो लेकिन बी में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 1 का क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 1 ए में है, बी में नहीं है, तो ए माइनस बी में आएगा। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, बस। ये आने हैं नहीं 7 8 9 और 5 6 हालांकि यहां पर थे लेकिन वो बी में भी थे। तो हमारा डेफिनेशन क्या बोलती है, x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो x उन a माइनस बी निकालेंगे तो a के सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन ऐसे एलिमेंट नहीं आने चाहिए जो b में भी हो, तो ये नहीं आया। ठीक है, या इस तरीके से देख लीजिए, a माइनस बी निकाला है तो a के एलिमेंट लिखे हैं, लेकिन वो हटा दिए गए जो a और b में इंटरसेक्ट है, यानी कॉमन है। 5 6 कॉमन है, उसको हटा दिया गया, बाकी जो a में बच गया वो आ गया। हाँ, अगर b माइनस ए निकालना होता तो हम b को फोकस करते, हमें बी के एलिमेंट लिखने, बट वो ए के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे यहीं से स्टार्टेड 5 पहले रिजेक्ट हो गया, कोई ए के अंदर भी, 6 भी रिजेक्ट हो गया तो बच गया 7 जो ए में नहीं है, 8 भी ए में नहीं है, 9 भी ए में नहीं है, और बी में तो है ही। तो ये हो गया ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये क्रम में नहीं होता। इन यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों के अलग अलग रिजल्ट है। ए माइनस बी का रिजल्ट अलग है, बी माइनस ए का रिजल्ट अलग है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट हम लिख देते हैं इसको यहाँ पे, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट या पूरक समुच्चय। तो पूरक शब्द से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि पूरा करने वाला। ठीक है, तो आप देखिए इसके अंदर यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट काम करेगा। सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए है, तो उसका पूरक समुच्चय कहलाएगा सेट ए का पूरक समुच्चय, या तो आप u माइनस ए लिख दीजिए, मतलब एक्चुअल में तो यही है। यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट यहाँ पर काम करेगा। यूनिवर्सल सेट जो है वो जब भी आएगा तो आपको पूरक सेट वो होगा जो यूनिवर्सल सेट में से जो चीज़ डिफरेंस होगी। डिफरेंस मैंने आपको समझा ही दिया था अभी, जो डिफरेंस है यूनिवर्सल सेट और आपको दिए हुए सेट में, वो ही पूरक सेट होगा अपने आप, क्योंकि उनको यूनियन करने के बाद ऑटोमेटिक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, अभी समझाएंगे क्या मतलब है उसका। इसको लिखने का तरीका और है रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए या तो उसको ए और ऊपर ये सी, कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है सी, ए सी, तो इसका मतलब है ए का पूरक समुच्चय की बात होगी।
या इस प्रकार दिखाते हैं ए डैश। इससे पता लगता है ए का कॉम्प्लीमेंट समुच्चय है, पूरा समुच्चय। ठीक है, अब पूरक का डेफिनेशन क्या हो गई, ए डैश इज इक्वल्स टू यू माइनस ए तो है ही, और यू माइनस ए का मतलब क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। यू माइनस ए माइनस बी किया था वही तो है, इसी प्रकार से। अब मतलब क्या है यहाँ समझिए, वेन डायग्राम समझ आएगा आपको। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ये ए है, जैसे कुछ एलिमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सल के अंदर तो होंगे कॉमन। अब हमें जो पार्ट चाहिए वो क्या है, वो यू का पार्ट है पूरा, लेकिन उसके अंदर ए वाले जो एलिमेंट्स है वो नहीं आने चाहिए। तो ये बाकी जो बच गया, ए को छोड़ दो, बाकी जो बच गया ये कहलाता है ए डैश या ए सी। ये है द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब ये डायग्राम ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम से ज्यादा क्लियर होती है कुछ चीजें। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं इसकी। पहली कि ए डैश का डैश यदि ए के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो वापस ए प्राप्त हो जाएगा। आप समझना क्या मतलब है इसका। ए का कॉम्प्लीमेंट डायग्राम में समझाता हूं पहले, फिर आपको एक एग्जांपल से समझा दूंगा। ए ये है, ए कॉम्प्लीमेंट ये पार्ट है, इस पार्ट का भी अगर कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, उस पार्ट को छोड़ दीजिए, बाकी जो यूनिवर्सल के अंदर बच गया वो पार्ट। तो इस पूरे पार्ट का जब कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो इस पूरे पार्ट को छोड़ के बाकी क्या बचा, ये बचा, तो वापस ए आ जाएगा। ठीक है, देखिए ए है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ ये वाला पार्ट, ए को छोड़ के बाकी सारा पार्ट। अब जो आया आपके पास ये एरिया, इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी अब इस एरिया को छोड़ के यू के अंदर जो एरिया बचा वो लेना है। तो इस एरिया को छोड़ के यू के अंदर ये एरिया बचा है, तो इसको ले लेंगे तो वापस ए प्राप्त हो जाएगा। एग्जांपल से देखिए, यूनिवर्सल एक बड़ा सेट हो गया, देखिए इसको बड़ा मान लेते हैं फिलहाल, तो ये यू है और ए जो है मान लीजिए 1 2 3 है, और छोटा कर लेते हैं 1 2, बस हमें तो एग्जांपल लेना है। तो हम पहले निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यू के अंदर एलिमेंट होने चाहिए लेकिन वो ए के अंदर नहीं होने चाहिए। तो यू के अंदर ये एलिमेंट है लेकिन ए के अंदर ये वाला एलिमेंट है, इनको छोड़ देंगे, हमने लिख दिया 3 4 एंड 5। अब हमको इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है वापस, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसके अंदर जो एलिमेंट है उनको छोड़ के यू के अंदर जो एलिमेंट है वो आ जाएंगे। तो इसको छोड़ के यू के अंदर एलिमेंट कौन से आ गए, ये क्या बन गया, ये तो वापस ए आ गया। देखिए, तो ये इस प्रकार से इसको समझते हैं हम कि किसी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका अगर दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए, पूरा कर दिया जाए, किसी सेट के पूरक का पूरक जो होता है वो वही सेट होता है। ठीक है, ये हो गया पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, बहुत आसान भी है, तो सारी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का अगर यूनियन कराया जाए तो हमें यू प्राप्त होता है। यूनियन, यहाँ ध्यान रखिए, यूनियन में क्या एलिमेंट आते हैं, देखिए यूनियन का मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर भी हो और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी हो। अब इस डायग्राम समझिए, जो एलिमेंट ए के अंदर है वो तो ये रहे, जो एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर है वो बच गए ये रहे, और इनका यूनियन मतलब दोनों के अंदर होना चाहिए एलिमेंट, दोनों के अंदर दोनों एलिमेंट। ठीक है, तो ये इस प्रकार से पूरा एरिया आ गया, क्योंकि ये एलिमेंट भी आ गए, यूनियन में दोनों आते हैं ना, ये एलिमेंट भी आ गया और ये एलिमेंट भी आ गया, पूरे आ गए। एग्जाम्पल से देख लीजिए, ए के अंदर आया था 1 2, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर है 3 4 5। अगर यूनियन कर देंगे
तो जो दोनों के अंदर है वो एलिमेंट आ जाएंगे, दोनों के अंदर नहीं सर, ये दोनों में है, कोई से में भी हो। ये पूरा क्या आ गया, यो है कि, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी, और ये भी आसान, ए आगे लिखा हूं, ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल्स टू 5। जैसे भी यूनियन किया था हमने, अगर किसी सेट का उसी कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन किया था तो हमें प्राप्त हुआ यूनिवर्सल सेट। ऐसे अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि कॉमन पार्ट कुछ नहीं होगा इसके अंदर। कैसे नहीं होगा? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया उसके अंदर वो सारे एलिमेंट नहीं आ सकते जो गिवन सेट के अंदर हैं। ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं जो ए के अंदर है। समझ रहे ना बात को? कहा था एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी ऐसे कोई एलिमेंट नहीं लेने जो ए में हो। तो जो ऐसे कोई एलिमेंट लेंगे ही नहीं जो ए में हो, तो इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो ए के अंदर हो। सेम इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो इसके अंदर है। तो कॉमन क्या है? कॉमन कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये ए है, ये कॉम्प्लीमेंट ए है। कौन सा एरिया जो दोनों में कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये 5 हो गया। एग्जांपल से देखिए, इसके अंदर आ रहा है 1 2, कॉम्प्लीमेंट के अंदर आया 3 4 5। कॉमन क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा कॉमन। यहाँ तो 1 2 आ रहा है, 3 4 5 आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। कंसेप्ट ही है ये। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा? उसके कोई एलिमेंट वैसे ही नहीं आएंगे। ये क्लियर बात एकदम, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, अब फोर्थ लेते हैं। फोर्थ है, देखिए यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है 5 होता है ना। ये अच्छा है, देखिए यूनियन है, यूनियन और सार्वत्रिक समुच्चय, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे। अगर उसका आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि सार्वत्रिक का कंसेप्ट ही क्या है? उसके अंदर सारे एलिमेंट होने चाहिए, तो कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं। तो अगर से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ऐसे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे हमको जो यू में हो ही नहीं। तो ऐसा कोई एलिमेंट होता ही नहीं, यू में सारे एलिमेंट होते हैं। तो ये 5 आ गया, ठीक है। इसका उल्टा भी सेम है ना, ये भी सही। अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो यूनियन आ जाएगा, सब आ जाएगा। रिक्त समुच्चय है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, उसे कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो यू आ जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्स पर आधारित ही डेमोर्गन्स लॉ है। डेमोर्गन्स की कुछ नियम है, 2 नियम है एक्चुअली। ये आधारित है कॉम्प्लीमेंट्स पे एंड यूनियन इंटरसेक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। तो सब चीज हमने पढ़ी हुई है। तो बहुत सिंपल है देखा जाए तो। अगर मान लीजिए ए यूनियन बी है, ध्यान से देखिएगा और इसका एक सीक्वेंस बनाइएगा ताकि आपको याद ना रखना पड़े, ठीक है। एक सीक्वेंस बनाइएगा इसका। देखिए ए यूनियन बी है और आपने इसे कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, तो किसके बराबर होगा? अगर आप इंडिविजुअल ए का कॉम्प्लीमेंट निकाले और बी का कॉम्प्लीमेंट निकाले और उनका इंटरसेक्शन कर लो। देखिए यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है दैट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेम रिजल्ट आता है जब हम इनको इंटरसेक्शन एंड यूनियन में चेंज करते हैं। इधर देखिए सेकेंड नियम है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये 2 लॉज है, डेमोर्गन्स लॉ। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको आगे हम हल करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट कर लेते हैं, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ ही लिया इसके बारे में। तो मान लीजिए ए इज सबसेट ऑफ बी, मैंने सबसेट की बात कर ली थी, उपसमुच्चय की बात कर ली थी। अगर ए जो है बी का उपसमुच्चय है तो ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो बी के अंदर तो होंगे होंगे। तो यदि हम ए यूनियन बी निकाले तो कुछ बढ़ के तो आएगा नहीं। देखिए ए सबसेट है बी का, तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर तो आएंगे। तो जो ए के एलिमेंट लिखे जाएंगे वो तो बी में ही है, और एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट होंगे वो बी के ही होंगे, तो वो बी ही आएगा। समझ गए ना? देखिए ए मान लीजिए ये है 1 2 और बी हो गया 1 2 3, तो
ए जो है बी का उपसमुच्चय है, ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी के अंदर भी है। तो हम जब यूनियन करेंगे तो यूनियन में जो ए में भी हो या बी में भी हो यही तो आएगा, 1 2 तो उसमें यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन तो वही आएगा ना जो छोटे वाले में है, क्योंकि वो सबसेट है। सबसेट है तो हमें ये तो क्लियर है कि ऐसा एलिमेंट ए के अंदर जो छोटा वाला जो सबसेट है अपने आप में उपसमुच्चय, उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट हो ही नहीं सकता जो उसके अधिसमुच्चय के अंदर ना हो। अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो ए के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट होगा ही नहीं जो बी के अंदर ना हो। सारे के सारे एलिमेंट बी में मिलेंगे तो कॉमन मिलेंगे। हाँ, बी के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं क्योंकि वो सबसेट नहीं है, ए सबसेट है। तो एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए। जब यूनियन करेंगे तो बड़ा वाला सेट आ जाएगा, क्योंकि हम यूनियन कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स लेंगे तो ज्यादा एलिमेंट्स किस में है, बी में। और जब इंटरसेक्शन करेंगे तो हम क्या चाहते हैं, कॉमन एलिमेंट लेना। तो कॉमन किस में, ए में जो एलिमेंट है वो बी के अंदर है तो कॉमन हो गया, पर बी में एलिमेंट ज्यादा हो सकते हैं वो कॉमन नहीं है, तो ए तो ए आएगा ना। तो ए, अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी तो ये दो चीजें हैं जो ये नोट डाउन करने की। और एक और कंसेप्ट है डिसजॉइंट्स है। असंयुक्त समुच्चय, नाम से क्लियर है, असंयुक्त है मतलब जिसके अंदर कोई कॉमन पार्ट नहीं हो। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी हम करते हैं और इसका रिजल्ट आता है 5, यानी अगर हम दो कोई समुच्चय ले रहे हैं और उसके अंदर अगर हम कॉमन पार्ट देखते हैं और हमें कोई नहीं मिलता, तो अगर उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो विट समुच्चय हमको प्राप्त होगा। तो अगर ए यूनियन बी करने में 5 आता है तो वो कहलाता है असंयुक्त समुच्चय, ठीक है। और वेन डायग्राम में इस प्रकार दिखाते हैं, ये डिसजॉइंट है। क्योंकि इनके अंदर कोई कॉमन पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी यहां तक करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे। थैंक यू।